सो आज के सबसे नोट्स पहले बनाने की आप पीडीएफ देंगे? बिल्कुल बनाइए आप। नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। लेक्चर 1 का पीडीएफ बन चुका है, बट इसका आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसका पीडीएफ अभी तक नहीं बना, तो बनाने में टाइम लगेगा। सैटरडे संडे हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलो देखो बेटा, टी हाफ जो है, टी हाफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ का मतलब होता है कि a0/2। आपको पता है, टी 1/4 का मतलब क्या होता है? 3 a0/4, राइट? मतलब इन जनरल टी 1/4 का मतलब आपने क्या किया? 1 - 1/4 इंटू a0 किया ना, यही तो किया। तो अगर टी 1/गामा निकालना है तो एटी कितना होगा? 1 - 1/गामा इंटू a0, मतलब गामा -1/गामा इंटू a0। ठीक है, टी 1/गामा एक जनरल टाइम। ठीक है, आपको ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। इसमें एटी की जगह अगर आप इतना लिख दे, है ना, गामा -1/गामा इंटू a0, आप नोटिस करेंगे कि यार a0 से a0 कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली टी 1/गामा जो आया वो ये आया, ln गामा डिवाइड बाय गामा -1 होल डिवाइड बाय के। मतलब ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि गामा भी एक कांस्टेंट नंबर है, के भी कांस्टेंट है, मतलब टी 1/गामा भी कांस्टेंट आया। सर टी हाफ भी कांस्टेंट आया था, टी 1/गामा इन जनरल कांस्टेंट आ गया। मतलब टी 1/2, टी 1/3, टी 1/4 सभी लाइफ कांस्टेंट आएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होता, कोई सा भी लाइफ हो सभी कांस्टेंट होता है। टी 75% हो, टी 50% हो, टी 1/8 हो, टी 1/10 हो, टी 1/100 हो, सब कांस्टेंट आता है। ये मतलब था इसका। नेक्स्ट जो है, आपको पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a0 है बेटा। एक हाफ लाइफ के बाद a0/2 होगा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद a0/2 की पावर 2 होगा, मतलब a0/4 होगा, तीसरे हाफ लाइफ के बाद a0/8 होगा, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद a0/16 होगा। मतलब a0 डिवाइड बाय 2 पावर 4 आने में 4 हाफ लाइफ लग गए। मतलब 4 हाफ लाइफ के बाद में a0/2 की पावर 4 है, तो 5 हाफ लाइफ के बाद में a0/2 की पावर 5। तो आफ्टर n हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? a0/2 की पावर n। बोल सकते हैं, है ना? आई थिंक ये भी क्लियर हो रहा है, राइट? देखो, टी हाफ कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब था मैं बता चुका था कल, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कि अगर 10 मोल्स थे, 10 से 5 मोल्स होने में अगर 10 सेकंड लग रहा है, तो 100 से 500 होने में भी 10 सेकंड लगेगा। सॉरी, 1000 से 500 होने में भी 10 सेकंड लगेगा, और 100 to 50 होने में भी 10 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आधा हो रहा है, 10 का आधा हो रहा है, 1000 का आधा हो रहा है, 100 का आधा हो रहा है। तो अगर हाफ हो रहा है, चाहे कहीं से भी कहीं जा रहा हो, हाफ लाइफ सेम ही मिलेगा। सारा स्क्रीनशॉट जो है कोई और स्टूडेंट लेके शेयर कर देगा आपके साथ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हाँ, या फिर इससे बढ़िया ये है कि मैं भी, नहीं मैं तो क्या, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना यार, और किसी को जरूरत हो किसी दूसरे स्टूडेंट को तो शेयर कर देना, सर ठीक है? इसकी पीडीएफ बनने वाली है क्या? पीडीएफ बनेगी, बट क्योंकि आज का पूरा लेक्चर जो है वो मैंने पीडीएफ पहले नहीं बनाया, तो इसमें टाइम लगेगा यार, ओके सर। लगेगा टाइम। पीडीएफ बनेगी, ऐसी बात नहीं है, बट आप उसके भरोसे मत रहा करो बस, ठीक है? ये फर्स्ट पेज था। उसके बाद सेकंड पेज में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर में, सबसे पहले इसीलिए बताया। नेक्स्ट क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब इन जनरल एक रिएक्शन लिखा मैंने, एंड ए गिव्स प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, क्योंकि रेट लो को सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? सर रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे -1/n da/dt इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 0 लिखोगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ए की पावर 0 तो 1 होता है, मतलब इक्वल टू के आएगा सिर्फ, ठीक है? तो -da/dt कितना आ जाएगा? n इंटू के, और n इंटू के क्या हो जाएगा? के ए हो जाएगा। के ए क्या होता है? रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैंने क्या किया बेटा? सिंपल सी बात है। अब जो ये -da/dt इक्वल्स टू के था, इसको आपने क्या किया? dt को राइट में लेके चले गए, तो -da इज इक्वल टू के dt बन गया, एंड देन इंटीग्रेट कर दिया 0 से t में, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन a0 से at चेंज हो रहा है। तो ऐसा करने से क्या हो गया?
आपको इंटीग्रेटेड लॉ मिल गया। आपने इंटीग्रेट किया ना बेटा, तो इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी बोलते हैं। जो इंटीग्रेशन के बाद आया उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी बोला जाता है। तो ये हो गया ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के ए इंटू टी। ये इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था? एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के ए इंटू टी था सर। इसका क्या है? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के ए इंटू टी है। याद रखिए। यूनिट क्या होता है के का जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, ऑलरेडी जानते हैं। टी 100% मतलब कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम में आपको पता है एटी जीरो होता है। अगर एटी जीरो कर दोगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो टी 100% कितना आएगा? ए नोट बाई के आएगा। के ए लिखना पड़ेगा, ए नोट बाई के आएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। टी हाफ कैसे होगा? टी हाफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ जो है वो होता है टी हाफ पे एटी इज इक्वल टू ए नोट बाई टू होता है। तो अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ए नोट माइनस ए नोट बाई टू इज इक्वल टू के ए इंटू टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ मिलेगा ए नोट बाई टू के। ठीक। तो यहाँ पे टी हाफ जो है ना बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ए नोट पे डिपेंड कर रहा है। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था? नहीं सर, नहीं कर रहा था, यहाँ कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपने मान लो रिएक्शन स्टार्ट की, आपने एक बार रिएक्शन स्टार्ट की 10 मोल्स लेके, दूसरी बार स्टार्ट किया आपने 15 मोल लेके, इसका मतलब टी हाफ अलग अलग मिलेगा दोनों बार, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अलग अलग मिलेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। हाँ एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे टी 100% फाइनाइट टाइम है बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है आप निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, आप निकाल सकते हैं। फाइनाइट टाइम आएगा। देखो ऐसे ही टी 3/4 निकाला है मैंने यहाँ पे, टी 3/4 का आंसर ये आया। इसको ध्यान से देखो। आपको इतना पता है ना कि टी हाफ कितना आया था? ए नॉट बाई टू के। और टी हाफ कितना आया? 3/4 ए नॉट बाई के। अब ध्यान से सुनो, क्या इस टी 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए नॉट बाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाफ लाइफ टी हाफ प्लस 1/2 ऑफ टी हाफ, लिख सकता हूँ क्या? इतना बताओ। सब कुछ आपके सामने, नजरों के सामने, देखो और बताओ क्या सर ने सही देखा या नहीं। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था टी हाफ इज टी 3/4 इज इक्वल टू टी हाफ प्लस टी हाफ था। बट यहाँ पे टी हाफ प्लस हाफ टी हाफ है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का क्या मतलब था, सॉरी टी 3/4 का क्या मतलब था? 70% रिएक्शन कंप्लीट होना। वहां पे क्या मतलब था कि हाफ लाइफ टू हाफ लाइफ के इक्वल जितना टाइम होगा वो टी 3/4 होगा। बट यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे टी 3/4 को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है, इस टर्म्स में लिखा जा सकता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, इससे ये हमें स्टेटमेंट, ये इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ, उसमें जितना टाइम लगा प्लस 50% कंप्लीट हो गया, मतलब 50% बच गया। अब जो बचा हुआ 50% है, अब जो बचा हुआ 50% है उसका 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये देख के ये तो आइडिया लग रहा है बेटा। टी हाफ प्लस 1/2 इंटू टी हाफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ प्लस हाफ इंटू हाफ लाइफ। तो टी 3/4 डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हाँ ये भी सही है, बट फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी आगे आप सोल्व कर सकते हैं ना बेटा। एक और टी हाफ आएगा तो सोल्व कर सकते हैं खुद से ना, समझ रहे? अपने आप में इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, खुद से सोल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि रेट लो जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो कांस्टेंट ए की पावर 0 मतलब सिर्फ कांस्टेंट था,
मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम था, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, सही बात है, सोचना ध्यान से। टाइम जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस के इंटू टी, यही तो इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ए नॉट माइनस के इंटू टी। टू टी पे क्या होगा, ए नॉट माइनस टू के इंटू टी। थ्री टी पे क्या होगा, ए नॉट माइनस थ्री के इंटू टी। क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है, जीरो से टी, टी से टू टी, टू टी से थ्री टी, टाइम इंटरवल सेम है। अगर टाइम इंटरवल सेम है केमिकल रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर टाइम इंटरवल सेम है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सभी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होती है, विद कॉमन डिफरेंस माइनस के इंटू टी। क्या ये बात सही है? मेरे कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्वल टाइम, concentration of reactant after equal time interval if arranged constitute an AP with common difference minus K into T। कॉमन डिफरेंस सेम है बेटा, अगर आप कॉमन डिफरेंस नहीं सॉरी टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम रखा तो रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है वो एक एपी में होगा विद कॉमन डिफरेंस जो आपको पता है माइनस के इंटू टी होगा, है ना। ये सब कोई याद रखने वाली बात नहीं है, ये तो आप क्वेश्चन देख के या उस टाइम पे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं ना, इसे रटना नहीं है इन सब चीजों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राफ्स पे आते हैं। आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट होता है बेटा, तो रेट और टाइम का ग्राफ ये आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इक्वेशन ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, एटी और टी में ग्राफ बनाना है, तो ये इक्वेशन आ गया। स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ग्राफ बना दिया है, स्लोप माइनस के आएगा, साफ समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पिछले साल से ऐसे ही ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ एक बात ध्यान रखना, ए नॉट माइनस एटी क्या है यार, क्या ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा? मतलब पहले कितना कॉन्सेंट्रेशन था माइनस बाद में कितना बचा, वो क्या होगा, कितना लॉस हो गया, उसी के तो कुल होगा ना, कि आपके पास पहले कितना पैसा था और अभी कितना बचा हुआ है, उसका गैप निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे तो पता चलेगा कितना लॉस हुआ या कितना चेंज आया। तो उसको एक्स बोल दिया मैंने, उसको बोल दिया ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, तो क्योंकि ए नॉट माइनस एटी के ए टी के इक्वल है, तो डायरेक्टली पता चला कि एक्स इक्वल टू के इंटू टी होता है सर। तो एक्स और टी में भी ग्राफ बनेगा, एक तो क्योंकि x इज इक्वल टू के इंटू टी है, तो ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स बनेगा, ओरिजिन से पास होगा, ग्राफ बना रखा है। आपको पता है टी ऑफ इज इक्वल टू एनोड बाई टू के होता है, टी ऑफ और एनोड में ग्राफ बनाया मतलब y इक्वल टू एम एक्स होगा, अगेन ये भी स्टेट ओरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ बना रखा है मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ आ रहा होगा, राइट। हाँ या ना बोलिए। चलिए अब देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्टैंडर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्टैंडर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल देखो। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो होती है ना, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, वो सब आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ। जब एंजाइम का रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ होता है, एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह है यहाँ पे, मान के चलिए, वो सिर्फ वो क्या करेगा, रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, बाद में एज इट इज निकल जाएगा, इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एक इंटरमीडिएट बनेगा, ई एन एंजाइम है, एस यू सबस्ट्रेट, ऐसा समझ लो, और वापस से एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा कुछ सीन बनेगा। ठीक है, रेट लो लिखेंगे तो के इंटू एंजाइम की पावर कुछ लिखना पड़ेगा और सबस्ट्रेट की पावर कुछ लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, एंजाइम की पावर कुछ लिखना पड़ेगा, सबस्ट्रेट की पावर कुछ लिखना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन होती है ये हमें ऑलरेडी पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसमें
एंजाइम जो होता है ना बेटा, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि आप लेते ही बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्योंकि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन नियरली कांस्टेंट है, इसलिए के इंटू एंजाइम जो है वो भी अपने आप में कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू सबस्ट्रेट की पावर एन, और एन तो जीरो होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मुझे बताओ कि सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिएक्शन। हाँ, एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से फर्क पड़ेगा बेटा, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट बढ़ेगा, ये क्लियर है? बात समझ आ रही है क्या? ओके, हाँ गौरांग बोल, जल्दी बोल। हाँ, एंजाइम की पावर कुछ भी हो बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा, एंजाइम की पावर ए लिख दो इन जनरल, है ना, बट एंजाइम की पावर इन जनरल ए लिख दो, बट क्योंकि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा, इसलिए उसको कांस्टेंट में इंक्लूड कर दिया मैंने। ठीक, ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे। हाँ गौरांग बोल सकता है, अनम्यूट करके पूछ सकता है बेटा, बोल। So yeah, here the enzyme we combine it with constant. So when we increase the concentration of enzyme, so how will rate increase? क्योंकि के इंक्रीज होगा ना, देन रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट आ गया, के प्राइम इंटू सबस्ट्रेट, राइट? अभी इसकी पावर तो जीरो है, मतलब रेट इक्वल टू के प्राइम हो गया, तो के प्राइम चेंज होगा तो रेट चेंज होगा ना बेटा, क्योंकि के प्राइम तो डिपेंड कर रहा है एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पे, Okay, so okay. है ना? Thank you, sir. Yeah. ये बेटा ये एक इंटरमीडिएट है, समझ लो, सारा ये इंटरमीडिएट है। ई एन मतलब एंजाइम, एस यू मतलब सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट से मिलके बना कोई इंटरमीडिएट है, उसमें से वापस एंजाइम अलग हो गया, मतलब एंजाइम सिर्फ कैटलिस्ट की तरह था, रिएक्शन को स्टार्ट किया, वापस से निकल गया एज इट इज। ठीक है, चलो ये किसी ने पूछा हाउ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, बेटा ध्यान से सुनो, एक है ए प्लस बी लिया, इसके 1000 मोल लिए, इसके 1 मोल लिए, आफ्टर टाइम टी इसका हाफ मोल चला गया, इसका कितना जाएगा, इसका कितना मोल जाएगा, जल्दी बता, 999 पॉइंट बचेगा। तो ऐसा देखने से नहीं लग रहा कि ए का कॉन्सेंट्रेशन नियरली कांस्टेंट ही है, बट बी का बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तो इसलिए मैंने बोला कि ये एंजाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम रहेगा। तो कुछ बातें जो मैं बोलता हूँ उसको सीधा दिमाग में बिठा लिया करो यार, उस पर उंगली मत किया करो तुम लोग, कि क्यों क्या ये सब है ना, उसको चुपचाप सुन लिया करो बस। 2HI ये भी एक रिएक्शन है, जो ध्यान रखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, H2 प्लस I2, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद रखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कहानी यहाँ पे क्लियर होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, टारगेट मेरा सीधा अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखो, इन जनरल लिखा Na गिव्स प्रोडक्ट माइनस ऑफ डी ए, अच्छा यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -1/n डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2 लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या आएगा, n इंटू के, ए का स्क्वायर आएगा, n इंटू के क्या होगा, के हो जाएगा, ए का स्क्वायर आएगा, माइनस डी ए को इधर लेके आओ, ए स्क्वायर होगा इक्वल्स टू के इंटू डी टी होगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, ए नोट से ए टी, -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, हाँ 1/x होगा, तो 1/a आएगा, ए नोट से ए टी इज इक्वल टू इधर आएगा के इंटू टी, तो ये बन गया बेटा 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी, ये इंटीग्रेटेड लो आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब जो मर्जी निकालना है निकाल लो यार, आप टी 100% निकाल सकते हैं खुद से, टी 100% निकाल सकते हैं, कितना आएगा जल्दी बताओगे, टी 50% मुझे बताओगे कितना आएगा, दोनों बताओ जल्दी सॉल्व करके। टी 100% इन्फिनिटी आएगा, सही बात है, मतलब कभी कंप्लीट नहीं होगा ये,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। T50% कितना आएगा? हाँ, वेद ने सही कहा, T50% आएगा। हाँ, जानवी का भी सही है, 1/A0 × K A बोलो बेटा, ठीक है, ये T50% आएगा। यार एक बहुत ही मजेदार बात यहाँ से पता चली, मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं बताया तुमको, बट एक बार मैं पीछे जाना चाहूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन कहाँ लिखा था हमने? ये रहा, ये एक्सप्रेशन जो था ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, यहाँ पे T12 = A0/2Ka, है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसके मतलब को समझेंगे पहले। जैसे मैंने मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी बताया था, है ना, कि चाहे कॉन्सेंट्रेशन कहीं से कहीं भी जाए, अगर आधा हो रहा है तो मतलब हाफ लाइफ कांस्टेंट है। एग्जैक्टली वैसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या मतलब होता है हाफ लाइफ का, वो समझना। तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब सीधा सीधा सर सवाल ये है, मैं साइड में लिख रहा हूँ कहीं पे, कि अगर 10 से 5 होने में मान लो हाफ लाइफ आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 20 सेकेंड, मैं ये ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूँ इधर से और यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, इसको लिख लेना अलग से कहीं पे एग्जांपल के फॉर्म में। ये हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं है, हाँ, A0 था और T12 था। अगर A0 10 से 5 हो रहा है तो हाफ लाइफ मान लो 20 सेकेंड आया, तो 20 से 10 होने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताइए। 20 से 10 होने में कितना लगेगा? 40 सेकेंड लगेगा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने 10 से 20 कर दिया, दुगना कर दिया बेटा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दुगना करोगे तो टाइम भी दुगना होगा ना हाफ लाइफ, यार यही तो बोल रहा हूँ। और 5 से 2.5 होने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा। ये कहानी है, ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी यहीं पे एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा जाते नहीं कहीं पे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने देखा कि T12 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 है और अगर मान लो T12 10 सेकेंड आया, तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर दिया तो हाफ लाइफ आधा हो जाएगा 5 सेकेंड, और अगर कॉन्सेंट्रेशन आपने आधा कर दिया तो हाफ लाइफ दुगना हो जाएगा 20 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है सर, ये जो भी है ग्राफ जो भी है बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में खुद से बनाएंगे, जैसे फर्स्ट और जीरो में बनाया था बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ऊपर मैंने ये लिखा है कि ये है मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 होता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन 10 से 5 कर रहे हैं मतलब आधा कर रहे हैं, 20 to 10 मतलब आधा, 5 to 2.5 मतलब आधा, और 10 से 5 किया तो मान लो 20 सेकंड लगा, मान लो 20 सेकंड लगा, तो 20 से 10 होने में 40 सेकंड लगेगा, क्योंकि आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर दिया। अरे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दुगना करोगे तो हाफ लाइफ भी तो दुगना होगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दोगे तो हाफ लाइफ आधा हो जाएगा। बट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, T12 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 होता है। तो अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दुगना करोगे तो हाफ लाइफ आधा होगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा करोगे तो हाफ लाइफ दुगना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला आप लोगों को, ग्राफ आप लोग खुद से बनाएंगे, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है, और कर लेंगे ना यार। चलो पहले मुझे कंप्लीट करना। हाँ हाँ, कुछ तू बोल, अनम्यूट करके बोल, इसको डाउट है अनम्यूट करके बोलो। हाँ सर, सर कल आपने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में मैं डिफरेंस बताऊंगा। वो हाफ लाइफ का डिफरेंस था बेटा, जो बता दिया मैं ओके ऑलरेडी, ओके ओके सर, हाफ लाइफ वाला ना। ओके सर।
यही डिफरेंस था ये टाइम से, जो मैंने बताया ना कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का कितना भी ले फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ऑर्डर में, कहीं से भी स्टार्ट कर, अगर आधा किया तो टाइम सेम ही लगेगा, बट यहाँ पे फर्क पड़ता है। तूने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, हाफ लाइफ चेंज होगा ही होगा। ये यही डिफरेंस था जो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो देखो nth ऑर्डर रिएक्शन है। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, -1/a dA/dt a की पावर n, तो -dA/dt इज इक्वल टू आएगा a इंटू के ए की पावर n आएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, के ए इंटू ए की पावर n हो गया -dA/dt, अगेन वही -dA/a की पावर n इज इक्वल टू ये आएगा के इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही करते हैं हम। 0 से t, a0 से at, हाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा जल्दी बताइए। माइनस है 1/a की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर -n+1 डिवाइड बाय n-1 आएगा। सही तो लिख रहा हूँ ना यार। इसको सॉल्व कर लो, n-1 को बाहर निकाल लो और लिमिट पुट करोगे, अरे 1 - n आएगा यार यहाँ पे, नीचे -n+1 आएगा, ये मिस्टेक किया ना मैंने, -n+1। अब बोलिए ठीक है, अब ठीक है। तो ये माइनस, ये जो माइनस था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो n-1 बन गया, बाहर निकाल दिया। और अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 1/a की पावर n-1 -1/a0 की पावर n-1 इज इक्वल टू के इंटू टी। याद रखेंगे, ये जनरल एक्सप्रेशन है nth ऑर्डर रिएक्शन का, याद रखेंगे। हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में n इज नॉट इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि n का वैल्यू 1 होगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, यहाँ पे n-1 है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूले अलग है, ये याद नहीं रखेंगे। बाकी चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये नहीं लगेगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहानी अलग होती है, जानते हैं यार ऑलरेडी। टी हाफ लाइफ निकालोगे यहाँ पे, ए टी इक्वल टू n0/2 करके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आंसर क्या आएगा, आएगा 2 की पावर n-1 -1 डिवाइड बाय a0 की पावर n-1। ठीक है, चलो एक मिनट में फिर से लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, टी हाफ लाइफ जो है उसके लिए आपको क्या करना है, ए टी इक्वल टू n0/2 करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा टी हाफ का वो आएगा 2 की पावर n-1 -1 डिवाइडेड बाय, ये आएगा n-1 इंटू के a0 की पावर n-1। आप लोग देख लेंगे, याद नहीं रखना ये, सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1 याद रखना है, बाकी आप कर लेंगे। तो यार यहाँ से ये पता चला कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर n-1। अगेन यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता, n का वैल्यू 1 नहीं है तो बाकी और कुछ भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो साफ पता चल रहा है सर, n का वैल्यू 0 होता तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 आता 0 के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। ये तो पता है सर हमको, ऑलरेडी अभी पढ़ाया आपने, ये याद रखेंगे, बट टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर n-1। समझा नहीं, क्या क्या बोल रहा है कौस्तुभ। बेटा टी हाफ के फॉर्मूले में 1 नहीं हो सकता यार, ये नीचे n-1 बना हुआ है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता ना मैं तुम लोगों को, मेरा काम नहीं है वो। जब स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि n इज नॉट इक्वल टू 1, इस इक्वेशन के लिए 1 ही नहीं है, तो 1 से ही तो डेराइव किया मैंने उसको, तो 1 तो रख ही नहीं सकते, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो
छोड़ो, ये हो गया, कहानी क्लियर। नेक्स्ट पेज, अब ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखो ऑर्डर क्योंकि एक प्रैक्टिकल या एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दिए जाएंगे। वो डेटा कोई से भी हो सकते हैं, कौन कौन से डेटा दिए जा सकते हैं और उनसे कैसे टी हाफ या हाफ लाइफ निकाला जाए, या रिएक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो है, एक अलग तरीके के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस की कैटेगरी बना के पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये हाफ लाइफ मेथड है टू कैलकुलेट ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के लिए अगर हाफ लाइफ दिया गया है तो क्या करें, मतलब ऐसा दिया गया है ए नॉट और टी हाफ दिया गया है। उसने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ए1 था, फिर ए2 था, फिर ए3 था, और हाफ लाइफ यहाँ पे टी1 था, यहाँ टी2 था, यहाँ टी3 था। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल सी बात है सर, हमें पता है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-1। तो सर यहाँ से पता चला कि T1 is inversely proportional to A1 की पावर n-1, T2 is inversely proportional to A2 की पावर n-1, T3 is inversely proportional to A3 की पावर n-1। तो T1 by T2 क्या हो जाएगा? A2 by A1 की पावर n-1। तो बेटा सब तो पता ही है आपको, A1 A2 पता है, T1 T2 पता है, n-1 निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे, काम हो गया, काम हो गया हमारा। ठीक है, अरे यार कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने टी हाफ का बताया, आप इन जनरल आपका होमवर्क है ये, T1 बाई गामा, वहां पे क्या होता है T1 बाई गामा पे आप ए नोट की जगह एटी की जगह क्या रखोगे, गामा-1 बाई गामा इंटू ए नोट रखोगे, और जो जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला, वहां से टी गामा निकालोगे, T1 बाई गामा निकालोगे, क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ, आप फिर भी एक बार क्रॉस चेक करोगे। गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा की पावर n-1 -1 डिवाइडेड बाय, ये याद नहीं रखना है, n-1 ए नोट की पावर n-1 इंटू के। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टी हाफ, सिर्फ टी हाफ नहीं, T1 बाई गामा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n-1 होता है। T1 बाई गामा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n-1 ही होता है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा होता, ए नोट और T1 बाई गामा की, सॉरी 1/2 की जगह 1/7 दिया होता, A1 A2 A3 दिया होता, और लिखा होता ये T1 T2 T3 टाइम लग रहा है, तो उसी तरीके से सोल्व करते, क्योंकि हमें पता है T1 बाई गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n-1। जरूरत ही नहीं है बेटा A3 की, दो इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा ना यार। हाँ क्यों कंफ्यूज होते हो अपने आप में, एक्स्ट्रा डेटा दे दिया ना उसने। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई, पहला तरीका था ये। आया क्या समझ में कुछ तुम लोगों को? ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बता चुका ऑलरेडी लास्ट क्लास में, रेट जहाँ पे दिया होता था, इक्वेशन बनाते थे, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर एम बी की पावर एन, वैसे क्वेश्चन, उससे भी तो ऑर्डर ही निकाल रहे थे। तो वो भी फर्स्ट ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको पता है, रेट दिया होगा तो, है ना। थर्ड तरीका पढ़ाता हूँ, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सिर्फ देख के आप लोग बता देंगे। ये है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। फाइव 10 15, फाइव 10 ये 20 हो गया, स्टार्टिंग 46 किया। ये जो ग्राफ मैंने जिसके लिए बनाया उसका ऑर्डर आपको बताना है, देख के बताएंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन माइंड यूज करेंगे, क्योंकि मैंने टी हाफ का आपको मीनिंग बताया है,
वो मीनिंग बताया तो उस मीनिंग को यूज करके कुछ सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग मुझे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सही बात है। कैसे फर्स्ट ऑर्डर? अरे 40 से 20 होने में, आधा होने में 5 मिनट लगा, 20 से 10 होने में 5 मिनट लगा, और 10 से 5 होने में 5 मिनट लगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल, खत्म हो गया। मीनिंग पता है तो सॉल्व होता, नहीं तो लगे रहते हम इसमें। 5, 15, 35, ठीक है। देन 5, 10, 20, 40, 5, 10, 20, 40। इसका ऑर्डर बताओ। इसका 0 ऑर्डर है पक्का? क्या से क्या हो गया बेटा, सोचो जल्दी आराम से। सेकंड वाले का ऑर्डर 2 आएगा बेटा। क्यों? 40 से 20 होने में 5 मिनट लगा, ठीक है। कंसंट्रेशन आधा होने में, 20 से 10 होने में 10 मिनट लग गया। अरे जैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन आधा होते ही टाइम दुगना हो गया। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अरे यार, अब ये सब उतना वापस से बताना पड़ेगा क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आधा होता है तो हाफ लाइफ दुगना हो जाता है। हाँ, ये हो रहा है सर इसमें, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड क्वेश्चन बताओ सर। हमें पता है कि, हमें नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, बट हमें इतना पता है कि हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट की पावर n-1। तो हम अगर एल एन टी हाफ निकालेंगे तो एल एन टी हाफ इज इक्वल्स टू आएगा, अरे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कोई कॉन्स्टेंट सी लिख दो यहाँ पे, तो एल एन सी प्लस 1 - n ln a नॉट आएगा। ऐसे लिख दो, चलेगा? तो ये y इज इक्वल टू, ये हो गया mx प्लस सी। तो स्लोप 1 - n है बेटा, तो 1 - n स्लोप आया। और यहाँ से स्लोप कितना मिल रहा है, तो बता सकता है यहाँ से स्लोप कितना मिल रहा है इस क्वेश्चन का? -1। बहुत बढ़िया। तो n का वैल्यू 2 आ गया बेटा यहाँ से। ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरीके से सोल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही करने हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। हाफ लाइफ दिया गया है तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे। सेकंड है कि अगर रेट दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है बेटा। क्या बोलना चाह रहा है कौस्तुभ, क्या बोलना चाह रहा है, पूरी बात बोल। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा लिख सकता हूं मैं। सेकंड टाइप बाय डिफॉल्ट क्लियर है ना कौन सा है? पीडीएफ जो होगा उसके अंदर मैं लिख दूंगा सेकंड टाइप, बट वो यहाँ बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। अब देखो, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा कि एक केमिकल रिएक्शन है ना, उसके बारे में क्या क्या दिया होगा आपको। आपको दिया जाएगा कि टाइम इक्वल टू 0 पे, T1 पे, T2 पे, T3 पे, कोई भी टाइम पे वो कॉन्सेंट्रेशन बता देगा आपको कि यहाँ पे A नोट है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3। टाइम और कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए तो क्या करें ऐसे क्वेश्चन में? ऑर्डर निकालने के लिए पहली बात तो हमें पता होना चाहिए था ऑर्डर कौन सा है, तब हम कुछ डेटा निकाल पाते, बट हमें ऑर्डर ही तो निकालना है। इसका मतलब हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए, वहां पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आप मानिए कि पहले ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे सर? K इंटू टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ A नॉट बाई AT। तो क्या लिखते पहले T1 टाइम पे, क्या लिखते? K
हाँ के ए 1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए नोट बाई A1 T1 टाइम पे। T2 टाइम पे क्या लिखते, K2 इंटू T2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए नोट बाई A2 लिखते। सब पता है आपको, T1 T2 पता है, A0 A1 A2 पता है। ये दोनों से आपको क्या मिलता, इन दोनों इक्वेशन से पहले वाले से K1 मिलता, दूसरे से K2 मिलता। अगर बेटा K1 इक्वल टू K2 आ गया, अगर दोनों से K1 इक्वल टू K2 आ गया, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया था वो सही है। और आपने क्या अज्यूम किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर K1 इक्वल टू K2 आ गया, मतलब जो अज्यूम किया था विच इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर नहीं आया तो आगे जाएंगे, कुछ और अज्यूम करेंगे। कहाँ लिखा बोथ आर डिफरेंट? यार तुम लोग एक बार थोड़ा दिमाग को खुला रखो और बताओ, ये जो क्वेश्चन है, मान लो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता, तो अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता, आप इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगा के K1 K2 निकालते, तो दोनों सेम कैसे आता यार? अलग आएगा ना वो तो, क्योंकि आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूं अपना दिमाग मत लगाओ, पहले मानो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे सॉल्व करो, K1 K2 निकालो। अगर सेम आया, इसका मतलब जो माना था वो सही था। सेम आने का मतलब होता है जो मैंने एज्यूम किया था सही था, मैंने माना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर अलग आया तो अब कुछ और मानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो गया तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर पहले मानेंगे, फिर जीरो ऑर्डर मानेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर मानेंगे। ये ध्यान रखना। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आप चाहे तो जीरो ऑर्डर मान लो पहले, बट आप फंस जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर माना, फिर जीरो ऑर्डर मान लेते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा ऐसे जीरो इन्फिनिटी तक पूरे एग्जाम पेपर में एक ही क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है यार। 0 1 2 में से आंसर होगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, ठीक है, चलो जीरो ऑर्डर माना तो क्या करेंगे, वही लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन, जीरो ऑर्डर का पता है हमें सर, A0 माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी। तो A0 माइनस A1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू K1 इंटू T1 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे A0 माइनस A2 इज इक्वल्स टू K2 इंटू T2 लिखेंगे। फिर यहाँ से निकालेंगे K1 K2, अगर दोनों सेम आ गया इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेम आ गया मतलब जो अज्यूम किया वो सही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेम नहीं आया तो फिर आगे जाएंगे, कुछ और मानेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मानेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, करते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे जब तक हमें K1 K2 सेम नहीं आ जाता। और जैसे K1 K2 सेम आया, हम रुक जाएंगे कि यार जो मैंने माना था वो बिल्कुल सही है, वही इस रिएक्शन का ऑर्डर है। आगे बात समझे? ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समझ में आया आप लोगों को। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था ये। बेटा 2 तक चेक कर लिया वही काफी है यार आगे। और हाँ, K1 K2 एग्जैक्टली सेम हो जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी चलता है यार। नियरली सेम आए तो भी चलेगा, क्योंकि एलएन यूज कर रहे हो ना आप, तो आप कैलकुलेट करोगे एलएन से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। नॉर्मल बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती तो मैं बोलता कि एग्जैक्ट आना चाहिए, बट क्योंकि एलएन यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो K1 K2 में अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा है तो मान लेना कि वो सेम ही है, नियरली सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। मुझे, मैं ये सब पेजेस हटा रहा हूँ, हटाने वाला हूँ। किसी को कोई पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो बोल दो अभी से। ठीक है बेटा, वो तो गया, मैं तो काव्या स्लाइड्स गई सभी। हाँ, आप थोड़ा लेट हो गए, जो भी है वो किसी स्टूडेंट से मैं बोल दूंगा, आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, गौरव शेयर कर दे। चलें आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैलकुलेटर चाहे तो यूज कर लेना, थोड़ा डेटा कॉम्प्लिकेटेड है तो। कि N2O डिकम्पोज होता है बेटा
at a initial pressure of लिखा है मैंने, at a initial pressure of 2 mm of Hg, मैं बोल सकता हूँ कि N2 डिकम्पोज हो रहा है at a initial pressure of 2 mm of Hg, reaction is 50% completed in 53 minutes. इनिशियल प्रेशर इतना है तो 50% कंप्लीट होने में 53 मिनट लग रहा है और 73% कंप्लीट होने में 100 मिनट लग रहा है। तो रिएक्शन का ऑर्डर बताएंगे पहले तो, फिर रेट कांस्टेंट बताएंगे, ठीक है, और ये बताएंगे कि हाउ मच N2O will decompose in 100 minutes if the initial pressure taken is 600 mm of Hg. सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या। पहली बात तो ऑर्डर पूछा है सर, अरे कॉन्सेंट्रेशन देके ऑर्डर पूछा है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। पहली बात तो ऑर्डर पूछा है सर, ये तो कैसे करें हम, ये तो मानना ही पड़ेगा हमें, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास और कुछ, मानना ही पड़ेगा सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो मान लेते हैं कि मान लो ऑर्डर 1 है इस रिएक्शन का, फॉर्मूला लगाओ K1 into T 53 मिनट इज इक्वल टू ln of A0 by AT। A0 की जगह 100 लिख दूं और AT की जगह 50% लिख दूं तो चलेगा क्या, सोच के बताना। और 100 मिनट के लिए A0 की जगह 100 लिख दूं और AT की जगह कितना लिखूं, AT की जगह कितना आएगा जल्दी बताओ, जब 100 मिनट है तब जल्दी 27 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोनों से K1 K2 निकालेंगे, सेम आ गया तो ऑर्डर 1 है, नहीं आया तो फिर 2 मानेंगे, सॉरी 0 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, यही तो काम करना है। K1 K2 सेम आता है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, आप चेक कर लेना, इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो आंसर आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे सर, हाफ लाइफ मुझे पता है जो कि दिया गया है उसका कितना 53 मिनट इज इक्वल टू वो होता है 0.693 बाई के ए, यहाँ से के एम निकाल लेंगे, हो गया काम, रेट कांस्टेंट भी मिल गया। और पूछा ही क्या था, हाँ आगे पूछा था how much N2O will decompose if 100 in 100 minutes if the initial pressure taken is, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मैंने, इसका आंसर क्या आएगा, अगर 73% ही आएगा, क्योंकि इनिशियल पे डिपेंड ही नहीं करता यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इनिशियली कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता, 73% कंप्लीट होने में उतना टाइम लगेगा जितना पहले लग रहा था। कोई भी हाफ लाइफ, मैंने ये बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ हाफ लाइफ ही नहीं, कोई भी टाइम कांस्टेंट होता है, इनिशियल अमाउंट कुछ भी लो चेंज कर दो, अगर 73% कंप्लीट होने में पहले जो टाइम लग रहा था अभी भी वही लगेगा, चाहे आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्लियर है यार, आगे चले। ओके देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे थोड़ी बात ज्यादा होती है, इसके एक क्वेश्चन करवाया, आई थिंक काफी है, बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। चलिए अब सुनो, अब मैं बता रहा हूँ कुछ स्पेशल केसेस। अब तक आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात कर रहा हूँ, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे फिर से आऊंगा। आपने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला याद किया है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या है, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
उसका फॉर्मूला कैसे होगा, ये इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लेना, मैं तो डिराइव करके बता देता हूँ, बट डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो। एक केमिकल रिएक्शन लिया मैंने, इसका इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे ए नोट था, थोड़े टाइम बाद ए नोट माइनस एक्स हो गया, ये बी एक्स हो गया, ये सी एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। टी इंफिनिटी पे, हाँ बेटा ए नोट जो है, ए नोट मोल्स है बेटा, प्रेशर नहीं है, ये मोल्स है, मोल्स। ठीक है, मोल्स है बेटा, प्रेशर पे आएंगे, टेंशन मत लो, उस पे भी आएंगे। इन्फिनिटी में मतलब, टी इन्फिनिटी मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है, नियरली जीरो, तो ये आएगा बी इंटू ए नोट, सी इंटू ए नोट, डी इंटू ए नोट। क्या ये बात समझ में आई सबको? इतना समझ में आना जरूरी है बस, काम हो गया। हाँ ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म को प्रेशर से रिप्लेस कर रहे हैं, या इस गैसेस रिएक्शन की, ये रिएक्शन क्या है, गैसेस रिएक्शन है, गैसेस रिएक्शन के लिए बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। इसका मतलब एट टी इक्वल टू 0 जो पी नोट होगा प्रेशर, वो टी इक्वल टू 0 पे मोल कितने, ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टी इक्वल टू टी पे पी टी होगा प्रेशर, है ना, उसको पीटी बोल सकते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन सभी मोल्स के सम के बेटा, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ही तो निकालने पड़ेंगे। टोटल मोल्स क्या लिखोगे, ए नोट माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करने से मिलेगा ये ए नोट माइनस एक्स हो गया, प्लस एक काम करते हैं, इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लो, बी प्लस सी प्लस डी ये जो है उसको एन बोल दो, बोल दो क्या फर्क पड़ता है, एन एक्स बोल दो। हाँ, बी प्लस सी प्लस डी को एन मान लिया, कोई नंबर मान लिया, तो बेटा पीटी क्या हो गया, पीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स हो गया। ठीक है, टी टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, पी इन्फिनिटी होगा। पी इन्फिनिटी किस पे डिपेंड करेगा, इन्फिनिटी पे मोल्स। इन्फिनिटी पे मोल्स क्या है, बी ए नोट सी ए नोट डी ए नोट, मतलब ए नोट कॉमन लिया तो बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या बनता है, एन बनता है, तो एन ए नोट हो गया। वाह, समझ आ गया। एक बार बताओ, क्योंकि ए नोट पी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन इंटू पी नोट। बात तो समझ आ रही है, समझ आ रहा होगा। हाँ, दूसरी बात ये ध्यान से सुनना, एन जो मैंने निकाला बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू एन, ये बी सी और डी क्या है, ये प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कब, जब रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। आप देखो रिएक्टेंट का 1 लिया मैंने, तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन में रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ दिया गया, तो उस रिएक्शन को पहले डिवाइड करो, रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लेके आओ, फिर जो प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका सम निकालोगे तो वो एन मिलेगा। उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ऐसे ही काम चल जाए, मैं तो मीनिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एल एन ऑफ स्टार्टिंग था ए नॉट, आफ्टर टाइम टी ए नॉट माइनस एक्स था, इज इक्वल टू, इसको के इंटू टी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा एक बात मुझे बताइए आप, आपको ये एक्सप्रेशन पता है, इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, मुझे तो बताना, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए नोट की जगह पी नोट लिख दो, पी नोट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, बताइए, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। बेटा इसी एक्सप्रेशन से अगर मैं एक्स निकालना चाहूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टी माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा सर। बेटा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये निकालने के लिए, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को प्रेशर से रिप्लेस करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। गौरव, जो ये था ना ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ए नोट की जगह पी नोट लिखा मैंने, क्योंकि ए नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट बेटा, फिर पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स था ना, एक्स क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी नोट डिवाइड बाई एन माइनस वन। समझ गया ना यार, समझ गया ना।
हाँ हाँ ठीक है। तो बेटा एन देखो, इसमें ए नोट की जगह तो आप डायरेक्टली पी नोट लिख दोगे, बट नीचे जो ए नोट माइनस एक्स उसकी जगह क्या लिखोगे? ए नोट माइनस एक्स पहले निकालो होता क्या है। ए नोट की जगह रखो पी नोट, और एक्स की जगह क्या रखोगे? पी टी माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। सोल्व करो इसे यार, निकालो कि ये क्या बोलना क्या चाह रहा है ये। इसको सोल्व करोगे तो बेटा पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली पता है क्या बचेगा? एन पी नोट माइनस पी टी डिवाइड बाई एन माइनस वन। अरे यार एन माइनस वन इधर लिख दिया डिवाइड। तो अब इस फॉर्मूले में ए नोट की जगह और ए नोट माइनस एक्स की जगह क्या रखना चाहिए हमें पता है सर? यार ये इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है। सुनो, k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नोट की जगह तो पी नोट लिखा, और ए नोट माइनस एक्स की जगह लिखा एन पी नोट माइनस पी टी डिवाइड बाई एन माइनस वन था, एन माइनस वन ऊपर लेके चला गया, तो क्या बच गया? k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एन पी नोट माइनस पी नोट डिवाइडेड बाय एन पी नोट माइनस पी टी। मुझे एक बात बताओ, पिछले स्लाइड में जाओ और देखो आराम से, क्या एन पी नोट जो था उसकी जगह आप पी इंफिनिटी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, वही लिखने वाला हूँ। फॉर्मूला बन गया, रेडी हो गया। के टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी इंफिनिटी माइनस पी टी। ये हो गया। देखो ध्यान रखना यहाँ पे जो पी है वो टोटल प्रेशर है बेटा, वो टोटल प्रेशर है कि बहुत टाइम के बाद पी इंफिनिटी मतलब रिएक्शन खत्म होने वाली हो तब प्रेशर कितना है, पी नॉट मतलब स्टार्टिंग में टोटल प्रेशर कितना है, और पीटी मतलब आफ्टर टाइम टी प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है। ये टोटल प्रेशर था। क्या हर बार टोटल प्रेशर से सर किसी एक के प्रेशर से आंसर नहीं निकाल सकते? क्योंकि सर रेट लो तो सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, तो क्या रिएक्टेंट के प्रेशर से काम नहीं हो सकता? क्या हो सकता है बेटा? आपको पता है ना, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ए नॉट था, बाद में ए नॉट माइनस एक्स हो गया, तो रिएक्टेंट का मोल्स जो है वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा स्टार्टिंग पे, और आफ्टर टाइम टी डिपेंड करेगा उसके पार्शियल प्रेशर आफ्टर टाइम टी पे। तो बेटा अगर पार्शियल प्रेशर मेथड लगाओगे तो के टी इज इक्वल टू सिंपल होगा एल एन ऑफ प्रेशर ऑफ ए एट इनिशियल डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, सिंपल। अगर रिएक्टेंट का ही प्रेशर दिया गया है तो ऐसे निकाल लो, ये भी ठीक है। ये है पार्शियल प्रेशर मेथड, जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट के इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उससे हो जाएगा। और ऊपर वाला है टोटल प्रेशर मेथड। टोटल प्रेशर मेथड ज्यादा यूज करेंगे आप, पार्शियल प्रेशर मेथड में कंफ्यूज हो सकते हैं, टोटल प्रेशर मेथड ही यूज करेंगे। और दोनों से आंसर सेम आएगा यार, ये बात ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में दोनों लगा दोगे आंसर सेम आएगा। फिर से लिख रहा हूँ एक बार, ऊपर वाला समझ में आया, टोटल प्रेशर मेथड था। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर मेथड। देखो एक बार बताओ, एल एन ऑफ लिखते हो ना ए नॉट डिवाइड बाय ए नॉट माइनस एक्स इंटू के इंटू टी, या फिर ऐसे लिखते हो ना एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी। ये ए नॉट क्या है? रिएक्टेंट का मोल्स। एटी क्या है? रिएक्टेंट का मोल आफ्टर टाइम टी। तो यार जब मोल्स डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल है तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते कि रिएक्टेंट का मोल स्टार्टिंग में डिवाइड बाय रिएक्टेंट का मोल आफ्टर टाइम टी, खत्म? नहीं लिख सकते क्या? लिख तो सकते हैं, बट सिर्फ रिएक्टेंट का बेटा। तो ये पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे, पी नॉट एंड पीटी बोथ आर पार्शियल प्रेशर, तो ये पार्शियल प्रेशर मेथड है। ऊपर वाला टोटल प्रेशर मेथड है, ऊपर में जो भी प्रेशर है पी इन्फिनिटी पी नॉट पीटी सब टोटल प्रेशर है बेटा, पूरे रिएक्शन का, उस पूरे रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्व है सबका प्रेशर। कुछ आ रहा है क्या समझ में, या सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ? हाँ हाँ पूछ पूछ, अनम्यूट करके पूछो जिसको जो पूछना है, फालतू मत सर पूछना। हाँ बोल। सर इनिशियली हमने सिर्फ ए का प्रेशर माना, ए नॉट मतलब पी नॉट, ए के मोल्स माने, और इनिशियली प्रोडक्ट के मोल्स नहीं माने, तो
आंसर अगर इनिशियली प्रोडक्ट के कुछ मोल्स होते तो आंसर सेम आएगा क्या सर? ना बेटा, प्रोडक्ट्स के मोल्स कुछ होंगे तो चेंज होगा, फिर चेंज होगा क्या? जब रेट लोड सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है बेटा, तो प्रोडक्ट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आफ्टर टाइम टी क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अब तक जो भी लिख रहा हूँ, मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा, एन ए गिव्स प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट पे मेंशन ही नहीं किया कि प्रोडक्ट क्या है या ओके कितना सर, बन रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मतलब फर्क सिर्फ नहीं पी पड़ेगा। नॉट पार्शियल प्रेशर है रिएक्टेंट्स का, रिएक्टेंट्स। एग्जैक्टली रिएक्टेंट का, और पीटी पार्शियल प्रेशर है आफ्टर टाइम टी। हाँ, सिर्फ रिएक्टेंट का। ओके सर। एग्जैक्टली। और सर और एक पूछना था। हाँ जल्दी पूछ। तो ये आज ही फर्स्ट पूछ। इक्वेशन है, देखो ना, KT इक्वल टू LN। अच्छा इसी में है क्या? हाँ, हम्म। KT इक्वल टू LN P इंफिनिटी माइनस P नॉट। सर ये रिलेशन किसके बीच में है ये? ये है जब तुझे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन नहीं देके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रेशर दिया जाए। सर रुक जा ना, अभी तो रुक तो जा, मैं क्वेश्चन तो लिख लूं। रुक जा, अभी ये सब समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सब समझ में आएगा। थोड़ा वेट करना होता है, क्वेश्चन से ही सब समझ में आता है। जैसे मान लो, जो भी डाउट हो रहा है सब क्लियर होगा बेटा, थोड़ा वेट करो। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो देखो, स्टेटमेंट क्या है कि 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स जिस वेसल में ये रिएक्शन हो रही है, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, वहां पे मुझे टोटल प्रेशर मिला 284.5 mm ऑफ Hg, है ना? और T टेंस टू इंफिनिटी पे, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तब मुझे टोटल प्रेशर मिला 584.5 mm Hg। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट निकालो। अब कैसे करोगे? सीधी सीधी बात है। इनिशियल प्रेशर मान लिया पी नॉट, इनिशियल प्रेशर मान लिया पी नॉट इसका, पी नॉट में से ये जाएगा 2p, तो ये बनेगा 4p, ये बनेगा p टाइम t पे। t टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये बनेगा 2p नॉट, ये बनेगा p नॉट बाई 2। बेटा समझ में आ रही बात? क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है कि टी इन्फिनिटी पे पी टोटल इतना है, मतलब इन दोनों का सम 2p नॉट प्लस p नॉट बाई 2 कितना है बेटा? 584.5, मतलब पी नॉट मिल गया सर, काम हो गया। ठीक है, इन तीनों का सम कितना होगा? 284.5। यहां से पी मिल जाएगा, मिल जाएगा ना यार, मिल जाएगा ना? ठीक है, मिल गया। पूछा क्या है? रेट कांस्टेंट ना, हो गया सर काम। के इंटू, इक्वेशन लगाओ जो आपने अभी पढ़ा है, के इंटू 30 मिनट्स के बाद इज इक्वल टू एल एन ऑफ पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी इन्फिनिटी माइनस पी टी ना, यही तो था। पी इन्फिनिटी कितना था जल्दी बताओ? 584.5। पी नॉट कितना था? पी नॉट निकाला क्या आपने? हाँ निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा 233.8 के आसपास आएगा, डिवाइड बाई पी इन्फिनिटी वही 584.5 माइनस पी टी कितना है? अरे पी टी तो दिया गया है सर क्वेश्चन में, 284.5। ये देखो, ये सब वैल्यू रखा और आंसर मिल गया, के मिल जाएगा यहाँ। मिल जाएगा। हम्म। सर सर ये रुक जा फॉर्मूले रुक में। जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अब परमिशन दिया मतलब ये नहीं कभी भी पूछेगा, बिना परमिशन लिए मत पूछा कर, पहले बोल रहा हूँ। एक मिनट सारा, आपने बोला कैसे लिखा बेटा, सिंपल सी बात है, देखो मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यार। हाँ, अगर इसके इसके पूरे मोल डिसोसिएट हो गए, रिएक्टेंट के जो भी लिए थे, इसके 2 मोल से इसके 4 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा ना? तो अगर आपने इसका पी नोट लिया स्टार्टिंग में, तो इसके पी नोट से NO2 कितना बनेगा? उसका दुगना बनेगा, 2p नॉट। और O2 कितना बनेगा? उसका आधा बनेगा, p नॉट बाई 2। आप रिएक्शन को देखो, केमिकल रिएक्शन को देखो, और फिर इसके अगर आपने स्टार्टिंग में 2 मोल लिए, तो जब 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे तो NO2 के 4 मोल बनेंगे, O2 के 1 मोल बनेगा ना?
तो वही है, अगर आपने इसका स्टार्टिंग प्रेशर पी नॉट लिया तो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो इसके पी नॉट से NO2 दुगना बनेगा, मतलब 2 पी नॉट बनेगा। मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। और O2 कितना बनेगा? आधा बनेगा, पी नॉट बाई 2 बनेगा। नहीं आया समझ में ना? हाँ ठीक है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो भी आंसर की टेंशन मत लो, आंसर की टेंशन मत लो यार, क्वेश्चन सोल्व कर लेना जो भी है ये। मेरी बात सुनो, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन करवा दे तो काम हो जाए हमारा। हाँ, पार्शियल प्रेशर मेथड की भी कभी इंपॉर्टेंस रहती है बेटा, पार्शियल प्रेशर मेथड भी इंपॉर्टेंट रहता है कभी कभी। वो कब रहता है उसके क्वेश्चन भी देखो ये जल्दी इसके। हाँ, अनम्यूट करके जो पूछना है पूछ बेटा। सर फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला में पीटी लिया हमने। फिर फर्स्ट फॉर्मूला में पीटी जो है, मतलब ये जो पी इंफिनिटी वाले फॉर्मूला में पीटी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट नहीं है क्या, या टोटल प्रेशर एट टाइम टी? मैंने क्या बोला? तुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए ये बता। टोटल प्रेशर एट टाइम टी। बस सिंपल, खत्म ना, फिर क्यों? और नीचे के फॉर्मूले में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा नीचे का फॉर्मूला यार? इस वो पूरे फॉर्मूले में बोला तो सभी पार्ट टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर की तो बात ही नहीं की मैंने। हाँ, इस इसमें सभी फॉर्मूले में टोटल। सब, हाँ सभी टोटल प्रेशर है यार, टोटल प्रेशर मेथड है ये। हाँ, और वो पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला में वो पीटी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट था। ओके सर। सुनो चलो, इसी क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर मेथड भी लगाओ, चेक करना आंसर। पार्शियल प्रेशर मेथड से क्या आएगा? K इंटू 30 इज इक्वल्स टू ln ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस 2p। खत्म हो गया। ए नॉट, अरे यार ए नॉट डिवाइड बाय 80 लिखते हो ना, तो पी नॉट डिवाइड बाय पीटी लिखोगे, खत्म हो गया ना। यस सर। पार्शियल प्रेशर आंसर आएगा, सेम ही आएगा बेटा, दोनों से के सेम आएगा, क्रॉस चेक कर लो आप चाहे। बात ओके समझ में सर। आई मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दो, फिर आगे चलते हैं। गौरांग मेरा वॉइस लो है क्या ना? चल दोबारा बता, समझ आया नहीं? दोबारा बोलता हूं मैं। ये था टोटल प्रेशर मेथड बेटा। पार्शियल प्रेशर मेथड के लिए आप सिर्फ रिएक्टेंट को देखते हैं ना यार, लिखते हैं ना ln ऑफ A नोट बाई 80। तो A नोट क्या था? P नोट। 80 क्या था? P नोट माइनस 2p इज इक्वल्स टू क्या आएगा? K इंटू टी। पार्शियल प्रेशर मेथड से भी आप K निकाल सकते हैं, वही आएगा जो टोटल प्रेशर मेथड से आएगा। डिफरेंट थोड़ी आने वाला है, सेम ही आएगा ना यार। ठीक है, अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन सुनना, शांति से सुनेंगे। एक रिएक्शन है 2p गैसियस स्टेट, 4q गैसियस स्टेट, r गैसियस स्टेट प्लस s लिक्विड है वहां पे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले ही बोल रहा है वो। ठीक है, देखा कि 30 मिनट्स बाद टोटल प्रेशर जो है वो 317 mm ऑफ Hg है। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वो ऐसा टी इन्फिनिटी नहीं बोलता, वो बोलता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर आया 617 mm ऑफ Hg। बोल रहा है कि टोटल प्रेशर निकालो आफ्टर 75 मिनट। और बोला गया है कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का, एस लिक्विड का 32.5 mm ऑफ Hg है। ठीक है, पहली बात तो ये सुनना ध्यान से, जब आप ये केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, जब आप ये केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो एक बार फिर से नोटिस करना कि सभी गैसीय स्टेट में एक्सेप्ट एस, है ना, वो लिक्विड स्टेट में। तो पहले क्या बोलेंगे? सर इसका प्रेशर पी नोट मान लो, पी नोट में से 2p गया, ये 4p बना, ये p बना। सर ये तो 32.5 दिया गया है। अरे वेपर प्रेशर थोड़ी चेंज होगा यार, वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, वो चेंज थोड़ी होगा, तो सेम ही रहेगा। चाहे टी इन्फिनिटी पे देखो, टी इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा।
ये 2 पी नोट बन जाएगा, ये पी नोट बाई 2 बन जाएगा, ये अभी भी 32.5 ही रहेगा बेटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और यार एक बात बताओ, ये 30 मिनट्स पे आपको पता है ना, इन सबको ऐड करके किसके इक्वल कर दोगे? 317। इन सबको ऐड करके किसके इक्वल कर दोगे? 617। तो सीधा पार्शियल प्रेशर मेथड लगा के खत्म करो ना यार। k इंटू 75 इज इक्वल टू ln ऑफ पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट माइनस 2p। हो जाएगा ना? क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हाँ, कौन सा लास्ट पार्ट बेटा? सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। इतना समझ में आ गया ना? अरे मैं मुझे कंप्लीट तो करने दो यार पहले। इतना समझ में आ गया ना? ये आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर है जो कि दिया गया है 317। ये टी इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर है जो कि 617 दिया गया है। तो यहाँ से पी नोट मिल जाएगा। पी नोट कितना आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 233.8 आएगा। और यहाँ से पी मिलेगा टाइम टी वाले इक्वेशन से 16.9 आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है ही ना? तो पार्शियल प्रेशर मेथड लगा रहा हूं मैं पहले, टोटल प्रेशर नहीं बेटा। पार्शियल प्रेशर मेथड ये बोलता है कि k इंटू 75 इज इक्वल्स टू ln ऑफ a नोट बाई 80, मतलब p नोट डिवाइड बाय p का प्रेशर आफ्टर टाइम t कितना है? p नोट माइनस 2p है ना यार। हो गया खत्म? हो गया ना खत्म? दिक्कत तो क्या? सॉल्व कर लेंगे, k मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, k मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं यहीं पे टोटल प्रेशर मेथड का एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे ट्रिक नहीं है, मतलब यहाँ पे गलती करोगे अगर आप टोटल प्रेशर मेथड लगाओगे तो, मुझे मालूम है, और मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा एक और बात, सॉरी, यहाँ पे ध्यान से सुनना यार, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको सुनेंगे ध्यान से। मिस्टेक क्या हुआ है? आप क्या लिखते हैं? k इंटू टी इज इक्वल्स टू, आप लिखते हैं ना ln ऑफ पी नॉट बाई पी टी, है ना? नहीं बेटा, 75 मिनट के बाद पूछा है यार। अच्छा सॉरी यार, 30 मिनट था वो, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, सॉरी बेटा। 30 मिनट्स है, ये हो जाएगा 233.8 डिवाइड बाय 233.8 माइनस 2p, मतलब 2 इंटू 16.9। सॉल्व करेंगे, के निकाल लेंगे। मिल गया, बहुत बढ़िया, काम खत्म, के मिल गया। पूछा भी नहीं था के तो शायद, चलो के मिल गया। आफ्टर 75 मिनट रहे तो क्या करेंगे? के तो पता है, 75 लिखेंगे इज इक्वल्स टू ln ऑफ 233.8, पी नॉट तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय 233.8 पी नॉट माइनस 2 इंटू पी प्राइम बोल दो इसको इस बार। क्योंकि यार 75 मिनट बाद कितना डिसोसिएशन होगा पता थोड़ी है। डिसोसिएशन पी प्राइम मान लो ना, तो पी प्राइम निकाल लेंगे यहाँ से। अरे यार कुछ बोलोगे? 75 मिनट वाला इक्वेशन लगा के पी प्राइम निकालोगे, और क्या पी प्राइम पूछा है? नहीं, वो तो टोटल प्रेशर पूछा है सर 75 मिनट के बाद। तो टोटल प्रेशर 75 मिनट के बाद क्या होगा? पी नॉट माइनस 2p प्राइम प्लस 4p प्राइम प्लस p प्राइम प्लस 32.5 भी आएगा, वेपर प्रेशर भी आएगा। ठीक है, कर लोगे? ऐसा कर लोगे तुम लोग? जल्दी बोलो, प्रेशर वाले मेथड में हमने 20-25 मिनट लगा दिए, उतना लगना नहीं चाहिए था इसमें। चलिए अब देखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लो, टोटल प्रेशर मेथड यहीं पे बता रहा हूँ, हटा के ये सब।
देखो टोटल प्रेशर मेथड सुनो, टोटल प्रेशर मेथड दिमाग में आते हैं फॉर्मूला याद आता है सर, फॉर्मूला लगाओ आंसर मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। K इंटू 30 इज इक्वल्स टू ln ऑफ P नॉट, सॉरी P इंफिनिटी जो कि 617 है, माइनस PT, सॉरी P इंफिनिटी माइनस PT डिवाइड बाय P इंफिनिटी माइनस P नॉट था ना, तो सही था, ln ऑफ 617 माइनस PT। अच्छा टाइम T के बाद में प्रेशर कितना है बताइए, टाइम T के बाद में प्रेशर कितना है बेटा? हाँ ठीक है, अरे यार ये P नॉट ऊपर आएगा ना, इतना लेट हो जाता है तुम लोग बोलने में। P इंफिनिटी माइनस P नॉट डिवाइड बाय P इंफिनिटी माइनस PT। हाँ तो क्या, हाँ P इंफिनिटी है 617, बहुत बढ़िया। P नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कहीं दिया है क्या? आप निकाल चुके थे इनिशियल प्रेशर, क्या इनिशियल प्रेशर P नॉट है मुझे बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले P नॉट वो ग्राफ बना के P नॉट माइनस करके P नॉट निकाला था ना यार। नहीं बेटा इनिशियल प्रेशर P नॉट नहीं है, इनिशियल P नॉट, यहाँ पे जो P नॉट लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है टोटल इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे जो P नॉट है इसका मतलब टोटल इनिशियल प्रेशर है ना। मुझे बताओ क्या टोटल इनिशियल प्रेशर P नॉट है सिर्फ? नहीं सर, टोटल इनिशियल प्रेशर होगा P नॉट प्लस 32.5, क्योंकि लिक्विड तो स्टार्टिंग से है शुरुआत में, लिक्विड का वेपर प्रेशर तो स्टार्टिंग से ही है ना यार, 32.5। नहीं समझ आएगा, आएगा, बढ़िया बेटा, मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ ना यार, अदर प्रोडक्ट तो बने ही नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट ही लिया था, और लिक्विड तो है ही स्टार्टिंग से, उसका वेपर प्रेशर तो मानना ही पड़ेगा ना तुझे, डिवाइड बाय P इंफिनिटी 617 माइनस आपने जो PT निकाला इक्वेशन से, अब यहाँ पे आफ्टर टाइम T टोटल प्रेशर कितना होगा कोई बता सकता है? यार आफ्टर टाइम T टोटल प्रेशर कितना होगा कोई बता सकता है? अभी दिया गया है सर 317, रुको 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 जल्दी मत करो, 317 दिया गया है 30 मिनट्स में, 317 रखेंगे और K निकालेंगे, सर मिल गया, जैसे K मिलेगा उस K को रखेंगे, फिर 75 मिनट में डेटा निकालेंगे, ln ऑफ वही P इंफिनिटी माइनस वही P नॉट जो कि हमें पता है 233.8 प्लस 32.5 डिवाइड बाय वही P नॉट माइनस PT, यहाँ से PT मिलेगा फिर हमें जो कि टोटल प्रेशर है, समझ आ रही बात? और ये जो PT आप निकाला ना बेटा, इस PT के अंदर वेपर डेंसिटी सॉरी वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है ऑलरेडी, टोटल प्रेशर में तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। हाँ है सर। बेटा यार एक बार बताओ फॉर्मूले में इंक्लूडेड होगा ना यार, बोल तो रहा हूँ तीन टर्म है, तीनों टोटल प्रेशर है, दो वैल्यू रख के तीसरा निकाल रहे हो तो तीसरा टोटल ही तो आएगा ना, अब टोटल के अंदर तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, इसमें सोचना क्या है? तो लोग पागल हो जाते हो बीच बीच में। हाँ? आई थिंक काफी है यार, काफी है, ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे तो तुम लोग पागल हो जाओगे और मुझे भी कर दोगे। हाफ एन आवर हो गया इसके बारे में बात करते हुए, प्रेशर वाले टर्म्स के बारे में इतना ज्यादा टाइम हो गया इसमें, काफी है, आगे चलते हैं। मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, अब मैं बता रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, तो उसमें वही फॉर्मूला होगा KT इज इक्वल टू ln ऑफ, फॉर्मूला वही है V इंफिनिटी माइनस V नॉट डिवाइड बाय V इंफिनिटी माइनस VT।
आया क्या कुछ समझ में? हाँ बोलिए। ठीक है चलो देखो, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय वॉल्यूम बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रेशर में होता था। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेशन आ गया फिर से यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। बेटा वॉल्यूम जैसा प्रेशर में था ना, जैसा प्रेशर में था ना, प्रेशर का फॉर्मूला बिल्कुल वॉल्यूम का फॉर्मूला भी ऐसा ही है, पी की जगह वी आ जाएगा बस, है ना? खुद से लिख सकते थे आप लोग। अब मेरी बात सुनो, ए गिव्स बी प्लस सी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे इसका ए नोट मोल था, टाइम t पे इसका ए नोट में से x चला गया, इसका x बन गया, इसका x बन गया, और इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, ये ए नोट बन गया, ये ए नोट बन गया, मुझे पता है। और मुझे इतना पता है कि k इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ ए नोट डिवाइड बाई ए नोट माइनस एक्स होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, उसी का डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा केस ले रहा हूं मैं यहाँ पे। आपने एक टाइट्रेंट लिया, आपने एक रिएजेंट लिया, टाइट्रेंट बोल सकते हैं उसे, है ना? वो रिएक्शन कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें ए बी सी तीन है, सर ए के साथ करेगा या ए और बी के साथ करेगा या तीनों के साथ करेगा या सिर्फ प्रोडक्ट के साथ करेगा या सिर्फ रिएक्टेंट के साथ करेगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे। मैं तो सिंपल केस बता रहा हूँ, ओनली रिएक्ट विद रिएक्टेंट, छोटा सा बता रहा हूँ कि सिर्फ रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है वो टाइट्रेंट, टाइट्रेशन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के साथ, रिएक्टेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिएक्टेंट के साथ वो टाइट्रेशन कर रहा है तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट जो होगा, क्या वो मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए के इक्वल होगा? नहीं है ना? अगर वो ए और बी के साथ कर रहा होता तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ टी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ बी आता। बट क्योंकि मैंने सिंपल सा केस लिया है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत छोटी सी बात है। मिली इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं टाइट्रेंट का? टाइट्रेंट का वॉल्यूम देगा आपको इनटू इसका मोलैरिटी इनटू उसका एन फैक्टर ए का, ए का अरे यार इसमें क्या रिपीट करना है यार बेटा, एक सिंपल सी बात है, डबल टाइट्रेशन भूल जाते होगे तुम लोग। अगर कोई रिएजेंट ए बी और सी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंस ऑफ सी होता है ना? तो मैंने एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें आपने टाइट्रेंट डाला, वो टाइट्रेंट सिर्फ ए के साथ रिएक्शन कर रहा है, उस टाइट्रेंट का वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो क्योंकि आप टाइट्रेशन कर रहे हो। तो आप सिंपल बोलोगे कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए। बट अगर मान लो वो टाइट्रेंट तीनों के साथ रिएक्शन कर रहा होता तो क्या बोलते? सर मिली इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ बी प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ सी। खत्म हो गई बात। हाँ आगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? हाँ, ए नोट मोल्स दिए गए हैं, ठीक है, मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, इनटू एन फैक्टर ऑफ ए, ये हो गया। यहां से जो वी नोट है, वी नोट क्या मिला? वी नोट होगा 10⁻³ डिवाइड बाय m इंटू एन टी इंटू एन ए इंटू ए नोट, ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताइए कि टाइट्रेंट का मोलैरिटी, अब आप टाइट्रेंट ऐड कर रहे हो, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आप टाइट्रेंट ऐड करते जा रहे हो, उस टाइट्रेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना यार। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उस टाइट्रेंट का एन फैक्टर भी सेम रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तीनों रिएक्शन कर रहे हो या कोई दो रिएक्शन कर रहा हो या कोई एक रिएक्शन कर रहा हो, उसका एन फैक्टर इंटू ए नोट मतलब इनिशियल मोल्स। मुझे एक बात बताना, आप सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ,
ये Na इंटू एनोड क्या है यार सर, ये ए का मोल इंटू ए का ही एन फैक्टर। अरे ए का मोल ए का ही एन फैक्टर, तो ये क्या हो गया, ये तो ए का इक्विवेलेंस हो गया सर, हुआ कि नहीं? क्या वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट? अगर मान लो सभी रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो पता क्या लिखते सर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब मान लो सिर्फ ए बी सी तीनों रिएक्ट कर रहे होते तो आप बोलते वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंस ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंस ऑफ सी, ऐसा लिखते। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कहानी याद रखेंगे बस, अब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बस अब मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना बता देता हूँ। यहां तक कहानी क्लियर है? व्हाट इज 10/3? 10⁻³ बेटा ए नॉट मोल्स था यार, तो उसको मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, करते हैं ना हम लोग। चलो देखो, मैं हाउ कंसंट्रेशन ऑफ टी इज कांस्टेंट। यार तुम लोग पागल हो जाते हो बीच बीच में। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर बाहर से तू कुछ टाइट्रेंट डाल रहा है, तूने डालना स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे, जो सॉल्यूशन डाल रहा है धीरे धीरे उस सॉल्यूशन का अपने आप कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा क्या? जो सॉल्यूशन तूने एक बार ले लिया उसको धीरे धीरे ऐड कर रहा है तू, तो जो तेरे हाथ में सॉल्यूशन है क्या उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा? सेम ही तो रहेगा। दोस्तों इररिलेवेंट डाउट पूछना बंद कर पहले तो, ठीक है? ध्यान रखना। 2a gives 3b plus c। मैंने कोई रैंडम इक्वेशन ले ली, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वॉल्यूम वाला कुछ भी। मान लो इसका एन फैक्टर n1 है, मान लो इसका n2 है, मान लो इसका n3 है, मान लो। और ये मान लो कि वो तीनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, टाइट्रेंट रिएक्ट विद ऑल थ्री। तो क्या करोगे? बोलोगे ए नॉट है सर मोल, बाद में ए नॉट माइनस 2x होगा, ये 3x आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3/2 ए नॉट हो गया, ये ए नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है सर, हमें पता है कि वी नॉट स्टार्टिंग में वी टी और वी इंफिनिटी तीन टर्म्स होगी। वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल है? वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? इक्विवेलेंस ना, इक्विवेलेंस के। अब स्टार्टिंग में तो सिर्फ ए का इक्विवेलेंस आएगा, तो क्या लिखोगे? n1 इंटू ए नॉट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ए ही दिया गया है। आफ्टर टाइम टी तीनों दिए गए हैं, तो तीनों के इक्विवेलेंस आएंगे। तो पहले ए का इक्विवेलेंस लिखोगे, ए के मोल इंटू इसका एन फैक्टर प्लस बी के मोल इंटू उसका एन फैक्टर प्लस सी के मोल इंटू उसका एन फैक्टर। कहानी खत्म। इन्फिनिटी पे क्या लिखोगे सर? सिर्फ बी और सी के बारे में, बी का मोल डिवाइड बाई सॉरी इंटू उसका एन फैक्टर प्लस सी का मोल इंटू उसका एन फैक्टर। कहानी क्लियर हो गई बेटा? ए बी एन सी तीनों आयन है यार, ये मान के चलो, या कंपाउंड है मान के चलो, जो टाइट्रेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं बस। अब उसमें क्यों घुस रहे हो फालतू में? जो जो बता रहा हूँ वो समझो बस। आप लोग वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट निकालो, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट निकालो, आपको पता चलेगा ये आएगा ए नॉट इंटू 3/2 n2 प्लस n3/2 माइनस n1 आएगा। आप वी इंफिनिटी माइनस वी टी निकालो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए नॉट माइनस 2x इंटू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3n2/2 प्लस n3/2 माइनस n1। और जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी इंफिनिटी माइनस वी टी, तो वो आएगा ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट माइनस 2x आएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म। यार एक बार बताओ, ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए आप क्या बोलोगे? इसके लिए आप ऐसा नहीं लिखोगे ln ऑफ ए नॉट स्टार्टिंग में और बाद में ए नॉट माइनस 2x इज इक्वल टू के इंटू टी, ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिखेंगे। तो ए नॉट डिवाइड बाय ए नॉट माइनस 2x की जगह अब क्या बन गया?
V infinity माइनस V0 डिवाइड बाय V infinity माइनस VT इज इक्वल्स टू K इंटू T। बात खत्म हो गई। ये देखो यहाँ पे आ रही है समझ में बात? हाँ, फॉर्मूला वही आया, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, फॉर्मूला वही आया, बट V infinity V0 और VT कैसे निकालेंगे ये समझ में आना चाहिए ना, वो सब कैसे निकालेंगे ये समझ में आना चाहिए। अब इसी में कैसे बना दूं, सुनना ध्यान से, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप लोग बताएंगे। अगर ये जो ये केसेस था इसमें तीनों रिएक्ट कर रहे थे तो ये फॉर्मूला आया। अगर प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करते, अगर प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करते तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? अगर प्रोडक्ट टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसमें से बताओ, ये तीन टर्म्स है ना, ये फॉर्मूले में वी नॉट, वी इंफिनिटी और वी टी, इनमें से कौन सा टर्म कितना होता अगर प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करते? तो अगर प्रोडक्ट जो है वो टाइट्रेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता तो क्या होता? वी इंफिनिटी 0 था, सम्यक ने बोला, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रोडक्ट जो है टाइट्रेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता तो वी इंफिनिटी 0 होता, ठीक है। अगर रिएक्टेंट के साथ, अगर रिएक्टेंट के साथ टाइट्रेंट रिएक्शन नहीं करता तो वी नॉट 0 होता, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये जो वी है ना फॉर्मूले में, ये है वी उस टाइट्रेंट का वॉल्यूम जो आप ऐड कर रहे हो। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड। यही तो लिखा था यार यहाँ पे। कर लोगे ना? टाइट्रेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर लेना यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है जो पता रहता है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि टाइट्रेंट का जो वॉल्यूम यूज किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इक्विवेलेंस के। और किसका इक्विवेलेंस? जिससे टाइट्रेंट रिएक्शन कर रहा है ना। अगर प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो वी इंफिनिटी 0, रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन नहीं किया तो वी नॉट 0। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला चेंज हो जाता है उससे, है ना। तो ज्यादातर प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं होती है, सिंपल केस ही होता है। तो अगर प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं है मतलब वी इंफिनिटी 0, तो कितना सिंपल फॉर्मूला बन गया यार, एल एन वी नॉट बाई वी टी। और बाकी तो पता ही है हमें, आगे कोई टेंशन ही नहीं, चलेगा, यहाँ तक चलेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट जो है वो सुनो। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रिप्लेस किया है किससे? एंगल ऑफ रोटेशन से। फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मूला वही बनेगा, के इंटू टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी। वही फॉर्मूला बनेगा जैसा पहले बन रहा था। ये थीटा क्या है सर यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली आइसोमर वाला ही बात है, आइसोमेरिज्म आ गया अब इसमें। थीटा है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। मेरी बात सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक रिएक्शन है ए गिव्स बी प्लस सी, इसका स्पेसिफिक रोटेशन R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। R क्या है? R है रोटेशन, रोटेशन शोन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर 1 मोल लेंगे तो कितना रोटेशन दिखाएगा? तो इसका ए नॉट मोल लिया स्टार्टिंग में, ए नॉट में से x चला गया, ये x बन गया, ये x बन गया, ये 0 हो जाएगा, तो ये ए नॉट बनेगा, ये भी ए नॉट बनेगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछे थीटा नॉट, तो आप बोलोगे सर थीटा, थीटा नॉट मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था, तो ए नॉट तो तब था जब 1 मोल था,
सॉरी R1 तो तब था जब 1 मोल था, राइट। तो आप लिखोगे ना R1 इंटू ए नोट, टोटल ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इनिशियली इतना ही तो होगा, R1 इंटू ए नोट। R1 है कि 1 मोल है तो कितना रोटेशन हो रहा है, और अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रोटेशन मिल जाएगा, सही है। थीटा टी क्या होगा, थीटा टी होगा R1 इंटू ए नोट माइनस एक्स होगा, देख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस R2 इंटू एक्स होगा, प्लस R3 इंटू एक्स होगा। थीटा इन्फिनिटी क्या होगा सर, ए नोट इंटू R2 होगा, प्लस ए नोट इंटू R3 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक काम करना, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नोट निकालना, और थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी निकालना। आपको पता चलेगा कि जब आप इन दोनों का वैल्यू निकाल लोगे तो उसका डिवाइड करना, उसका जो रेशियो आएगा वो एक्चुअली में ए नोट डिवाइड बाय ए नोट माइनस एक्स आएगा। तो क्योंकि हमें पता है कि के टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए नोट डिवाइड बाय ए नोट माइनस एक्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो के टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ हो जाएगा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो ये थीटा क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। समझ आ रही बात, इसका क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, इसका एक क्वेश्चन करेंगे, से क्वेश्चन होता है, कोई टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला प्रूव्ड है बेटा। सब आपको डेरिवेशन बता दिए मैंने, इतनी जरूरत होती नहीं है, सीधा फॉर्मूले लिखा दिए जाते हैं, बट आपको बता दिया, खुश रहिए आराम से। अब सुनो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम दिया गया है 0, 10 एंड देखो बेटा ये मत पूछो इधर क्या स्टडी किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, कुछ भी पूछ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी पूछ सकता है, या तो कॉन्सेंट्रेशन का डेटा देगा, या प्रेशर का डेटा देगा, या टाइट्रेंट के वॉल्यूम का डेटा देगा, या ऑप्टिकल रोटेशन का डेटा देगा, चारों डेटा देके कुछ भी पूछ सकता है। हमें पता है कि चारों डेटा को कैसे यूज करना है, वही तो पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 0 पे 32.4 था, बाद में 29 डिग्री माइनस 14.1 डिग्री आया, ठीक है। वो बोल रहा है ये 10 मिनट बाद इतना हुआ, वो बोल रहा है कि ऐसा टाइम बताओ जब सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड सच दैट द सॉल्यूशन बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा टाइम बताओ जब थीटा टी जो है वो 0 हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो उसका मतलब ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन 0 है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कुछ ना कुछ आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए 0 आएगा। तो यार पता चल गया कि k इंटू टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी आएगा। तो k कोई भी डेटा यूज कर लो, 10 मिनट वाला यूज कर लो, इंटू 10 किया इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ थीटा इन्फिनिटी कितना है कोई बताएगा, माइनस 14.1 दिया है, माइनस थीटा टी कितना होगा, थीटा नोट कितना है 32.4 डिवाइड बाय माइनस 14.1 माइनस थीटा टी हो गया 0, के मिल जाएगा, यहाँ से आराम से मिल जाएगा यार, के कोई दिक्कत नहीं, के आपको मिल जाएगा, ये आपने पूछा था, सॉल्व हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली 29, अरे 29 करके के निकालोगे, तो पूछा क्या था इसमें, टाइम पूछा, हाँ ठीक है, के निकालोगे, उस के को पुट करोगे यहाँ पे, के इंटू फिर टाइम निकालोगे इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ माइनस 14.1 माइनस 32.4 डिवाइडेड बाय माइनस 14.1 माइनस 0, ये मिल गया टी आपका टाइम, ठीक है अभी। और हाँ ये जो टाइम होगा ना बेटा, ये पता है 10 मिनट से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 0 मिनट पे पॉजिटिव था, 10 मिनट तक भी पॉजिटिव था, 10 के बाद जब टाइम बढ़ाया इंफिनिटी पे तो नेगेटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव बीच में कहीं 0 इधर हुआ होगा, तो 10 से ज्यादा मिनट आएगा वो टाइम, ये भी क्लियर है बाय डिफॉल्ट, ऑब्जर्वेशन 10 मिनट से ज्यादा होगा वो, है ना बेटा। ये बोलना ठीक नहीं है रेसिमिक मिक्सचर, है ना, क्योंकि सिर्फ अकेला रेसिमिक मिक्सचर ही ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता, सारे कंपाउंड ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो भी सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना। रेसिमिक मिक्सचर में कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं,
बट आधे कंपाउंड जो ऑप्टिकल रोटेशन दिखा रहे हैं, बाकी आधे दूसरा रोटेशन दिखाते हैं, तो पूरा कैंसिल हो जाता है। तो वो सब पे नहीं जाएंगे अभी, है ना। आप आइसोमेरिज्म में मत जाइए उतना। हाँ, एलएन का जो भी वैल्यू है वो देंगे बेटा, आप इतना टफ वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते खुद से, वो देगा, वो देगा ही देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा अच्छा खासा टाइम बचा हमारे पास, तो एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं, डबल रिएक्टेंट सिस्टम पढ़ लेते हैं। अब तक हमने सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम पढ़ा। डबल रिएक्टेंट मतलब जहाँ पे A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट हो। बट हाँ यार, यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेट नहीं मानना चाह रहा हूँ इक्वेशन को, मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। ये मान लो कि जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए वो भी 1 है, विद रिस्पेक्ट टू बी वो भी 1 है, तो आप क्या बोलोगे? रेट लो कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू लिखोगे के ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 लिखोगे। टोटल ऑर्डर 2 आएगा, सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो ये ए नोट मोल इसका है, स्टार्टिंग में इसका बी नोट है, ए नोट में से एक्स चला गया, इसका बी नोट में से एक्स चला गया, तो क्या लिखोगे यार यहाँ पे क्या लिखोगे आप ये बोल दोगे ना सर कि जो रेट है, आपने बोल दिया रेट जो है वो के ए की पावर 1 बी की पावर 1 है, इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी जो है वो के ए की पावर 1, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक बार फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो रेट है वो क्या होगा के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। ए और बी क्या है सर? जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, जिस टाइम पे रेट निकालना है उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आफ्टर टाइम टी निकालना है तो रेट होगा डी एक्स बाई डी टी, तो आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ए नोट माइनस एक्स होगा। बी कितना होगा? बी नोट माइनस एक्स होगा। एक काम करो ना, इसको डी एक्स डिवाइड बाय ए नोट माइनस एक्स करो, इसको बी नोट माइनस एक्स कर दो, इज इक्वल टू के इंटू डी टी। बेटा डी एक्स बाई डी टी है रेट। अच्छा, थोड़ी देर पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बताया था ए नोट माइनस, फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं, ए नोट माइनस ए टी एक्स होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम क्या रेट होता है? बिल्कुल सही बात है। तो क्या सर आपने गलत लिखा क्या? नहीं, सही लिखा। हम लोग नहीं सोच पाते बस कभी कुछ। अब इसको कैसे सोल्व करें यार? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो बताओ। नहीं पढ़ा? इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया क्या? नहीं ना, चलो छोड़ो फिर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा तो इसको बताने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं तो, ठीक है, जब सर पढ़ा देंगे तो खुद से कर लेना। इसका प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में मैं लिख दूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ए नोट माइनस बी नोट ln ऑफ बी नोट इंटू ए नोट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए नोट इंटू बी नोट माइनस एक्स होगा। ये होगी कहानी खत्म यहाँ पे। ठीक है, पहले ये समझ आया कि नहीं यार, इतना बताओ, प्रीवियस पेज पे तो मैं चला ही जाऊंगा। बेटा यार ये डबल रिएक्टेंट सिस्टम का इक्वेशन है, इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हो अपने हिसाब से, क्या दिक्कत है? जैसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया था, ये डबल रिएक्टेंट सिस्टम के लिए आया ना। सेकेंड ऑर्डर डबल रिएक्टेंट सिस्टम के लिए आया ये। पहले जो सेकेंड ऑर्डर पढ़ा था वो सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम पढ़ाया था सर आपने, डबल रिएक्टेंट सिस्टम का इक्वेशन अलग आएगा, ऑफकोर्स अलग आएगा। वो क्या आएगा वो दिख रहा है आपको?
ठीक है ना, काफी है। The question nothing is mentioned then बेटा वो मेंशन करेगा, टेंशन मत ले। सिंगल रिएक्शन सिस्टम ही पूछा जाएगा आपसे जनरली, डबल रिएक्शन सिस्टम पूछ रहा है तो बोलेगा। टफ क्वेश्चन कुछ भी बहुत टफ बन सकता है यार। डबल रिएक्शन सिस्टम में अगर ऑर्डर किसी का एक चेंज कर देता ना मैं, तो इंटीग्रेशन का फिर ये मैथमेटिक्स का सवाल बन जाता, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन टफ हो जाता इसका। तो कुछ भी नहीं पूछने वाले वो, उनको पता है कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है चलो सुनो आगे, लास्ट पेज घोड़ा ले देख ले। बोले सुनो मेरी बात। अब मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं, वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इसके केसेस क्या है, केस 1 बताओ। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सिस, अगर एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जैसे मान लो मैंने A+B लिखा, उससे C मिलता है, ये A0 है, ये B0 है, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ना सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K AT की पावर M इंटू BT की पावर N, ऐसा ही लिखोगे, और ऑर्डर बोलोगे M+N आएगा। बट अगर मान लो मैंने बोला कि B का कॉन्सेंट्रेशन A से बहुत ज्यादा है, मैंने बोल दिया कि B0 का कॉन्सेंट्रेशन A0 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। वही थोड़ी देर पहले लिया था ना मैंने एग्जांपल 1000 और 1 वाला। B का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो B का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बहुत कम चेंज होगा। जब बहुत कम चेंज होगा तो फिर उसको कांस्टेंट में मिला दो ना यार, मिला दो सर। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू बनेगा फिर K प्राइम नया कांस्टेंट इंटू AT की पावर M, तो ऑर्डर M आ गया। सही बात है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर A0 बहुत ज्यादा होता B0 से, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता? K प्राइम K डबल प्राइम लिख दो BT की पावर N, BT पावर N। और ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? रिएक्शन का ऑर्डर M आएगा बेटा, यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर N आएगा, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट केस समझ में आया। सेकेंड केस में अगर कैटालिस्ट रिएक्शन में होता है, जैसे A गिव्स B, उसने लिखा कैटालिस्ट C है, तो ध्यान से सुनना। रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे -dA/dt इज इक्वल टू कैटालिस्ट A इंटू A की पावर M इंटू कैटालिस्ट C की पावर N। कैटालिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी लिखना पड़ेगा, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी यार, आज ही बताया। बट क्योंकि कैटालिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन नियरली कॉन्स्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ बनेगा K प्राइम इंटू A की पावर M, मतलब ये M ऑर्डर रिएक्शन है, राइट? बोल रहा है गौरव, प्रीवियस पेज अभी तो बताया था, पिछले पेज पे गया था यार अभी तुम्हें, डन ना? बेटा कैटलिस्ट एक्सेस में ही रहेगा, कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन यार, एक्सेस छोड़, एक्सेस नहीं, एक्सेस मत बोल, रिएक्शन स्टार्ट हो रही तो कैटलिस्ट तूने डाल दिया,
अब कैटालिस्ट कहीं कंज्यूम थोड़ी होता है यार, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या, मुझे बता। जितना कैटालिस्ट डालेगा ना उतना लास्ट में मिल जाएगा तेरे को, वो कंज्यूम थोड़ी होता है, वो कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर मतलब ही क्या कैटालिस्ट डालने का। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए इसने लिखा यार, बहुत ज्यादा नहीं है, दिमाग मत लगाओ अपना उसको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे चल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के दो हो गए ना, दो केसेस बताए, जब कोई एक एक्सिस में हो, दूसरा कैटालिस्ट वाला, दोनों ध्यान रखेंगे। जब कोई एक एक्सिस में हो, उसका एक एग्जाम्पल है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जो ईस्टर होता है उसका हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कैसे, वो भी पढ़ लेंगे अभी। देखो पहले क्या लिखते आप, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखते, कांस्टेंट के इनटू ईस्टर की पावर कुछ आएगा। अच्छा पहली बात ध्यान से सुनना, ये एसिडिक मीडियम में होता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है। ये लिखते इनटू लिखते H2O की कॉन्सेंट्रेशन, फिर लिखते H+, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन है बेटा, तो पावर 111 लिख दिया मैंने, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट को K3 लिख दो। मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि K3 क्यों लिखा है, ये भी मैं बताऊंगा, तेरा टेंशन मत लो, सुनते रहना। जो वाटर होता है बेटा वो एक्सिस में आप लेते हैं, अगर वाटर एक्सिस में है मतलब वाटर को कांस्टेंट में मिला दो, तो वाटर को कांस्टेंट में मिलाओगे तो K3 इंटू वाटर एक नया कांस्टेंट बनेगा जिसको K2 बोल दो। तो बोला मैंने K2 इंटू एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नया बन गया, ठीक है। H+ कहाँ से आया, H+ सॉल्वेंट से आया, सॉल्वेंट तो आप एक्सिस में लेते हो, सही बात है। तो H+ को भी K2 में मिला दो, तो K2 इंटू H+ जो है वो एक नया कॉन्स्टेंट K1 बन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आया, K1 इंटू ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। सर रिएक्शन का ऑर्डर तो 1 है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ में आई बात, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट K1 है इंटू T इज इक्वल्स टू ln ऑफ उसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में डिवाइड बाय उसका कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। सिंपल। T हाफ कैसे लिखोगे, ln 2 बाय K1 लिखोगे, क्योंकि K1 जो होता है वो K2 इंटू H+ है, तो लिख दोगे यहाँ पे K2 इंटू H+, ठीक है, चलेगा सर, चलेगा ना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो बेटा बहुत कुछ सॉल्व किया जा सकता है, बहुत कुछ सॉल्व करेंगे। मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल देख के मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होमवर्क रहेगा, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, काफी है। हाँ BP1 तो ऑलरेडी होना चाहिए था बेटा, वो तो पिछली क्लास के हिसाब से हो जाता। अच्छा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब 12th के जो चैप्टर बहुत फेमस चैप्टर है उसमें से एक है, पता चलेगा जब मॉड्यूल पूरा सॉल्व करोगे। लॉजिकल चैप्टर है, कुछ रटना ज्यादा नहीं है, लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है। गौरांग मुझे भेज देना। 11 से बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, और वो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत यूज है। वही आप जो पहले कल मैंने पढ़ाया था तभी आप पूछने लग गए थे सर A0 माइनस AX कैसे लिखा, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ाया था मैंने आपको।
होमवर्क बेटा सैटरडे इवनिंग तक सबमिट कर देना, ठीक है। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको।